जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं जो आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके जनरल अवेयरनेस से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें जो कुल क्वेश्चनों की संख्या होती है वो होती है 25, यानी 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आज का ये जो हमने सेट लिया हुआ है, ये आपका जो प्रैक्टिस सेट पेपर है, ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया था। और इसके जो भी आपके 25 क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी उनको डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले जो और भी पॉइंट होंगे और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है 16 नवंबर से, इसमें आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो सीरीज चलेगी आज से जो स्टार्ट होने वाली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आप लोग जो इसके क्वेश्चन पेपर है उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर एसएससी जीडी में जनरल अवेयरनेस का आता है। ठीक है, तो चलिए सभी 25 क्वेश्चनों को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया। यानी कि पूछ रहा है कौन सा ऐसा देश है जिसने 19वीं शताब्दी में जो मत देने का अधिकार यानी वोट डालने का जो अधिकार है वो 19वीं शताब्दी में दिया हुआ था। तो मत डालने की अगर बात की जाए और वो भी 19वीं शताब्दी में, तो वो दिया था न्यूजीलैंड ने। किसने दिया था? सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था वोट डालने का अधिकार। अब बात आती है कि वो कब दिया था, तो इन्होंने दिया था सन 1893 ईस्वी में। कब दिया था? सन 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले वोट डालने का सार्वभौमिक अधिकार दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है भारत की, कि भारत ने कब दिया वोट डालने का अधिकार। तो भारत ने जब अपना संविधान बनाया हुआ था सन 1947 में, इसी संविधान में भारत ने वोट डालने का अधिकार महिलाओं और पुरुष दोनों लोगों को दे दिया था। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में आ भी सकता है आपके एग्जाम में। अगर आप लोगों से पूछ ले कि भारत में जो वोट डालने की जो उम्र सबसे पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। ये जो संविधान में जो संशोधन हुआ है वो कब और किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो यह जो संविधान संशोधन हुआ था यह 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और पूछ ले किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो यह जो संविधान संशोधन का जो नंबर था वो था 62वां। कौन सा था? यानी 62वें संविधान संशोधन 1988 के तहत भारत में जो वोट डालने की पहले जो उम्र थी वो थी 21 वर्ष, अब 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं एक जगह पर, ताकि आप लोग इनको जब दोबारा पढ़ें तो आसानी से समझ सकें। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि ओडिशा की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। लैगून झील वे झीलें होती हैं जिनमें जो साल्ट होता है वो प्रायः बहुत मात्रा में पाया जाता है, यानी वो खारे पानी की झील होती हैं। किसकी होती हैं? खारे पानी की वो झील कहलाती हैं। तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ओडिशा में वो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। यह ओडिशा की नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर देख लेते हैं ए को, तो लिखा हुआ डल झील। तो डल झील अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ पर है, तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और जो ये आपकी डल झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे भारत की जो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, तो वो है आपकी डल झील। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो लिखा हुआ वुलर झील। तो वुलर झील भी जो आपकी है ये भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो लिखा हुआ पुलिकट झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट झील। यहाँ से 2-3 पॉइंट बनते हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा। तो पुलिकट जो झील आपकी है ये भी एक लैगून झील है। कैसी है? ये भी एक लैगून झील है और यह तमिलनाडु का जो कोरोमंडल जो तट है वहाँ पर ये पाई जाती है। कहाँ पर? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ये झील पाई जाती है। ठीक है, और इस झील के किनारे एक जो द्वीप बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप, जो आपके पुलिकट झील के अंदर है। और इसी आपके द्वीप के ऊपर बना हुआ है सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर। कौन बना हुआ है? सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा।
तो इस जो प्रश्न था हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप लोगों को जो ये डिस्कशन है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की जो वीडियो है वो आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ जो भी एसएससी जीडी से संबंधित जो भी आपका कोई भी अपडेट आता है वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। कह रहा है डैश एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता का अद्भुत संयोग प्रतिनिधित्व करता है। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एक अद्भुत संयोग जो नृत्य दर्शाता है वो है भारत का कथक नृत्य। कौन सा है? भारत का कथक नृत्य। और भारत का जो कथक नृत्य है ये भारत के प्रायः उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन में देखते हैं तो ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, इसमें जो दे रखे हैं वो शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए, इनको आप एक जगह पर नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जिनका जो प्रमाण है वो प्रायः शास्त्रों में पाया जाता है। तो ऐसे भारत में अगर कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपसे पूछी जाए तो वो हो जाएगी 8। कितनी है? 8। आठों के आप नाम नोट करिएगा, और साथ ही साथ किस प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है ये भी आप जरूर नोट करिएगा। सबसे पहले पर नंबर पर आता है आपका भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु में किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है कथकली, ये आपका केरल में किया जाता है। इसके बाद आपका आता है मोहिनी अट्टम, ये भी आपका केरल में किया जाता है। एक आपका ओडिसी होता है जो कि ओडिशा में किया जाता है। छठे नंबर पर आपका मणिपुरी हो जाएगा जो कि मणिपुर में किया जाता है। इसके बाद एक आपका कथक हो जाएगा। कथक जो आपका है ये आपका उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। सातवें नंबर पर आपका आ जाएगा सत्रिया लोक शास्त्रीय नृत्य, ये आपका जो किया जाता है असम में किया जाता है। और इसके साथ साथ एक 8वां जो आपका और शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो आप लोग इस तरह से सभी 8 शास्त्रीय नृत्य और उनके जो राज्य हैं यानी किस राज्य में किए जाते हैं इनको आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपके एसएससी जीडी में 1 नंबर दिला सकता है आपको अगर ये आप लोग याद करके जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। कह रहा है बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बात की गई है बेगम हजरत महल की, तो ये जो संबंधित है जो भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था 1857, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे जी के द्वारा की गई थी बैरकपुर छावनी से। तो पूछ रहा है कि बेगम हजरत महल का संबंध किस विद्रोह से है? तो इनका संबंध है सिपाही विद्रोह 1857 से, क्योंकि जब सिपाही विद्रोह हो रहा था 1857 से जो शुरू हुआ था तो जगह जगह पर जो भी शासक थे वो इस विद्रोह में शामिल हो रहे थे। तो जो आपका लखनऊ वाला जो क्षेत्र था यहाँ से जो सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व कर रही थी वो कर रही थी बेगम हजरत महल। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेगम हजरत महल ने 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किस जगह से किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद ऑप्शन जो रखे हैं ये तीनों ये आपके जनजाति विद्रोह हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं जो का गोंड विद्रोह। तो गोंड विद्रोह ये अभी हाल ही में आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था इसमें ये आपका पूछा गया था। तो गोंड विद्रोह हुआ था 1941 में, और यह जो विद्रोह आपका हुआ था यह तेलंगाना राज्य में हुआ था, यानी तेलंगाना वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर गोंड विद्रोह 1941 में हुआ था। बात आती है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था? लक्ष्मण नायक ने। किसने किया था? लक्ष्मण नायक ने। इसके बाद मोपला विद्रोह जो आपका 1921 में हुआ था, और यह जो आपका विद्रोह हुआ था यह आपका केरल राज्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल राज्य का जो आपका मालाबार तट पड़ता है वहीं पर हुआ था आपका मोपला विद्रोह, और जो कि हुआ था 1921 में। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आपके वरियाम कुन्नाथ। कौन कर रहे थे? वरियाम कुन्नाथ। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है पाइक विद्रोह, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक आपका जनजाति विद्रोह था। तो पाइक विद्रोह जो कि 1817 ईस्वी में हुआ था, और यह जो विद्रोह हुआ था ये आपका हुआ था जो आपका उड़ीसा वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर ये आपका विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे बक्सी जगबंधु। कौन कर रहे थे? बक्सी जगबंधु। तो सभी को आप जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिपाही विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट देखने को मिला है एसएससी के द्वारा।
तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो पुस्तक है, इसको जो लिखने वाले भारत के जो क्रिकेटर हैं वो हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो लिखा हुआ सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की एक पुस्तक है, उसको भी आप जरूर याद रखिएगा। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी हुई है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। कौन सी लिखी है? प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। तो ये भी आत्मकथा आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, जो डिस्कशन मेरे द्वारा किया जा रहा है, अगर आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम की। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, यानी इसमें बात कर रहा है नरेगा की। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम लाया गया था ये आपका 7 सितंबर 2005 को लाया गया था। कब लाया गया था? 7 सितंबर 2005 को। जब यह जो एक्ट था यानी जो अधिनियम था ये जब लाया गया था तब इसका नाम था नरेगा। क्या था? नरेगा, ठीक है। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को फिर से इसका एक अधिनियम लाया गया। इसके तहत इसका नाम रख दिया गया मनरेगा। क्या रख दिया गया था? मनरेगा। तो दोनों डेटों को आप जरूर याद रखिएगा। तो इसमें वही पूछ रहा था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह आपका 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा डैश की है। बात पूछ रहा है आपसे कि जो दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में बनकर तैयार हो चुकी है, यह जो आपकी प्रतिमा है यह किस को समर्पित है, यानी किसकी प्रतिमा बनी हुई है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इससे जो रिलेटेड जो भी पॉइंट आप लोगों के बन उन सभी पॉइंटों को हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो पहले इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो जो वो प्रतिमा बनी हुई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनी हुई है। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। इसका जो शिलान्यास किया गया था वो किया गया था 31 अक्टूबर 2013 को। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2013 को, ठीक है, इसका शिलान्यास हुआ था। अब अगर आपसे पूछ ले यह किस जगह पर स्थित है, तो यह नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट तट पर स्थित है। किस तट पर? साधु बेट तट पर स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पूछ ले किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आपका और बनता है, पूछ लेता है कि इसके जो मूर्तिकार थे वो कौन थे। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो मूर्तिकार थे उनका नाम था राम सुतार। कौन थे? राम सुतार, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को आप जरूर नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही पॉइंट आपको एसएससी जीडी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्टेट फ्रॉम द हियर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टेट फ्रॉम द हियर्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वो है भारत के महान बल्लेबाज कपिल देव। कौन है? कपिल देव। ये बल्लेबाजी नहीं बल्कि ऑलराउंडर भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितनी भी पुस्तक आप लोगों की इंपॉर्टेंट है उनका एक वीडियो हम आप लोगों को एसएससी जीडी एग्जाम से पहले जरूर देंगे। तो उस वीडियो को आप देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, उन सभी में किसी न किसी शिफ्ट में पुस्तक का नाम जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको आप जरूर पढ़कर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कह रहा है स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली डैश शामिल नहीं है, यानी कि जो सरकार की जो त्रिस्तरीय जो प्रणाली होती है उसमें किसको शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो लिखा हुआ जिला परिषद, इसको शामिल किया गया है। पंचायत समिति, इसको भी शामिल किया गया है। इसके बाद देखते हैं तो लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, इसको भी शामिल किया गया है। लेकिन अगर ग्राम समिति की बात की जाए तो ग्राम समिति को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी जो समुद्र से लगने वाली जो तट रेखा है वो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है। तो वो भारत का राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
अगर आपसे गुजरात ना देकर यहाँ से आपके ऑप्शन बदल देता तो आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको तीन ही में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे जो बड़ी तटरेखा है वो गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है और उसके बाद है तमिलनाडु की। ठीक है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर गुजरात नहीं देता है तो आप लोगों को ऑप्शन में आंध्र प्रदेश मिलेगा, उस पर मार्क करिएगा। अगर आंध्र प्रदेश नहीं देता है तो आपको तमिलनाडु निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा, इससे डीपली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछ ले सबसे जो छोटी कोस्ट लाइन है, यानी कि जो सबसे छोटी तटरेखा है वो किस राज्य की है, तब वो आपका हो जाएगा गोवा की। किसकी हो जाएगी? गोवा की। ठीक है, और गुजरात जो राज्य है, ये जो तटरेखा मिलती है ये आपकी अरब सागर में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। तो बात की गई है नेपोलियन की, जो कि एक फ्रांस का बहुत ही बड़ा सम्राट हुआ करता था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब बात की गई है इसकी पराजय कभी। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो अंतिम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 18 जून सन 1815 ईस्वी को। कब हुआ था? जो आपका 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था इसको वाटरलू युद्ध के नाम से जाना गया था। और वाटरलू का जो युद्ध 1815 में हुआ था, यह युद्ध आपका जो एक फ्रांस के शासक नेपोलियन और जो मित्र राष्ट्र की जो सेना थी जिसमें इंग्लैंड, रूस, हंगरी आदि शामिल थे, इनके बीच में हुआ था। और इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी और इस युद्ध के बाद नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। तो यहीं से एक पॉइंट आपका बनता है और क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1815 ईस्वी के बाद यानी वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन की पराजय हो गई तो उसके बाद इसको कैद करके किस द्वीप पर भेजा गया था। तो वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था। कहाँ पर? सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था, जहाँ पर इसकी 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आप पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यानी वाटरलू का युद्ध हुआ था नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच में। ठीक है, जिसमें इसकी पराजय हुई थी। चलिए, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कह रहा है किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। प्रायः आप सभी लोग बस यही याद रखते हैं कि यूनिवर्सल जो डोनर होता है ये आपका ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है उसको यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो ओ नेगेटिव जो आपका ब्लड होता है इसको ही यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। तो आप लोग ओ नेगेटिव भी याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इन दोनों में आप जरूर फंस जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा ओ नेगेटिव जो होता है ये आपका यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको निकल कर देखने को मिलने वाले हैं। कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था सन 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? सन 1950 ईस्वी को। एक प्रश्न आपसे और पूछेगा कि योजना आयोग का जब गठन हुआ था तो इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो कौन बनाए गए थे। तो योजना आयोग और नीति आयोग का एक संबंध है जिसे मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इनके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ही बनाए जाते हैं। तो 1950 में जब आपका योजना आयोग का गठन हुआ तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके जो पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे गुलजारी लाल नंदा। कौन बनाए गए थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों से पूछेगा योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तब वो आपको हो जाएंगे मनमोहन सिंह। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तब वो हो जाएंगे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। ठीक है, इसके बाद जब मोदी सरकार बनती है तो मोदी सरकार के द्वारा आपके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन होता है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष बने वो नरेंद्र मोदी जी बने। और इसके जो पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो आप लोगों को याद रखना है, वो बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया। कौन बनाए गए थे? अरविंद पनगड़िया। और जो इसके पहले CEO बने थे वो बने थे सिंधु श्री खुल्लर। कौन बने थे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, अगर वर्तमान में पूछ ले तो आपके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। जो इसके CEO वर्तमान में है वो अमिताभ कांत जी हो जाएंगे। और जो इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो आपके राजीव
हो जाएंगे। कौन? राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो वो नई दिल्ली में हो जाएगा। तो नीति आयोग और योजना आयोग दोनों को आपको रट के जाना है। यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाला है एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, और एक बात आप और याद रखिएगा कि नीति जो आयोग है यह एक थिंक टैंक है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। जो आपका नीति आयोग है इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो इसका पूर्ण रूप भी आप लोग याद रखिएगा। इसका जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, यानी पूछा गया है कौन सा ऐसा इनमें से जानवर है जो बहुकोशिकीय नहीं है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, यानी कि वो एक कोशिकीय जानवर है। बात आती है मानव की तो यह एक बहुकोशिकीय है। बिल्ली की बात आती है तो बिल्ली भी एक बहुकोशिकीय होगी। घोड़ा भी बहुकोशिकीय है। बट तो जो आपका अमीबा है यह एक बहुकोशिकीय ना होकर यह एक कोशिकीय है। कैसा है? यह एक कोशिकीय है। ठीक है, और जो आपका अमीबा है इसको प्रोटोजोआ के रूप में रखा जाता है। किसके रूप में? प्रोटोजोआ के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। कह रहा है मिग 21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो मिग 21 से उड़ान भरने वाली जो पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी है वो है अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में बात की गई है मिग 21 एयरक्राफ्ट की। तो मिग 21 जो आपका जहाज है ये आपका रूस से 1961 ईस्वी में लिया गया था। कब लिया गया था? 1961 ईस्वी में रूस से यह जहाज लिया गया था, जो कि है मिग 21। ठीक है, अब इसको डीकमीशन भी किया जा चुका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो इंग्लैंड की सेना की तरफ से यानी मित्र राष्ट्र की तरफ से जो भारतीय जो लोग थे वो लड़ने गए थे, तो उनकी याद में जो एक स्मारक बनाई गई थी भारत में, उसको जो जाना जाता है उसको इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रश्न में बात की गई है इंडिया गेट की, तो अब आप लोग नोट करिएगा इंडिया गेट से रिलेटेड जो भी पॉइंट निकल कर आते हैं। तो इंडिया गेट को बनवाना स्टार्ट किया गया था सन 1921 ईस्वी में, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध चला था वो 1914 ईस्वी से 1918 तक चला था। फिर इसको 1921 में बनवाना स्टार्ट किया गया। यह जो आपका इंडिया गेट था यह 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। जब आपका इंडिया गेट 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था तब इसका नाम इंडिया गेट नहीं था, इसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया वार मेमोरियल। क्या था? ऑल इंडिया वार मेमोरियल। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से पूछेगा इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके जो वास्तुकार थे वो थे एडविन लुटियंस। कौन थे? एडविन लुटियंस। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और निकल कर यहाँ से आता है, जो इंडिया गेट पर जो मसाल जलती है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको अमर जवान ज्योति कहा जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? यानी कि आपसे पूछ रहा है जो प्राकृतिक अवस्था में जो सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा हीरा। कौन सा हो जाएगा? हीरा। हीरा जो कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी माना जाता है हीरा को। ठीक है, हीरा से रिलेटेड दो पॉइंट आप और नोट करिएगा। अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा जो हीरा मिला था वो किस देश में मिला था, तो सबसे बड़ा जो हीरा था वो मिला था आपके दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ मिला था? दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछ ले उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कलिनन। क्या नाम था? कलिनन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा था। पूछ ले वर्तमान में यह कहाँ पर है, तो यह वर्तमान में ब्रिटेन के राजघराने में रखा गया है। ठीक है, अगर पूछ ले यह कितने कैरेट का था, तो यह था 3106 कैरेट का। कितने का था? 3106 कैरेट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। कह रहा है स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है?
तो स्पर्श के कारण जो पौधों में दिशात्मक वृद्धि होती है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्शानुवर्तन, यानी स्पर्श के अनुसार होने वाला पौधों में परिवर्तन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? तो अमेरिका में जो संविधान बनाना स्टार्ट हुआ था वो था 1773 ईस्वी से अमेरिका ने संविधान बनवाना स्टार्ट किया, और इसके बाद जब इन्होंने अपनाया था तो वो अपनाया था आपके 1787 ईस्वी में। कब अपनाया था? 1787 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। तो अभी तक जिन भी भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तभी आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है भारत में रुपये 500 और रुपये 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष अमान्य घोषित किए गए थे, यानी बंद किए गए थे? और यह नोटों का जो प्रचलन बंद किया जाता है इसे कहा जाता है विमुद्रीकरण। ये भी जरूर आप याद रखिएगा। तो 500 और 1000 के जो नोट बंद किए गए थे ये आपके किए गए थे 8 नवंबर सन 2016 को। कब किए गए थे? 8 नवंबर सन 2016 को। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं कि जब आपके भारत में करेंसी 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए थे उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर थे वो थे उर्जित आर पटेल। कौन थे? उर्जित आर पटेल। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 नवंबर 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। कह रहा है सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है? तो सबसे छोटा जो जीवित पक्षी है वो वर्तमान में आपका है हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। और यह जो हमिंग बर्ड है ये आपका जो पाया जाता है ये पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है। अगर सबसे बड़ा पक्षी पूछ लेता तो वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो अगर तराइन युद्ध की बात की जाए तो तराइन के जो युद्ध हुए हैं वो कुल 3 युद्ध हुए हैं, जिनमें 2 युद्धों को आपको याद रखना है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 ईस्वी को, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई थी। इसके बाद आपका 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और यह जो द्वितीय युद्ध हुआ था यह आपका हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। ठीक है, एक जो युद्ध तराइन का आपका तृतीय युद्ध होता है यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और एल्दोजा के मध्य में होता है। यह युद्ध आपका पूछा नहीं गया है, आपसे 2 युद्ध पूछे जाते हैं, एक आपका तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। तो दोनों युद्धों को आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद गौरी के हाथों 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मिस वर्ल्ड 2017 खिताब किसने जीता? तो 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जो जीता था वो जीता था मानसी छिल्लर ने। 2017 का इसलिए पूछा गया था क्योंकि यह आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो 2018 में आया हुआ था, तो उसमें करंट से संबंधित ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, और अगर पूछ लिया मानसी छिल्लर वर्तमान में किस प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो यह हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय हॉकी टीम ने जो ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था उस पर जो एक हिंदी फिल्म बनी हुई है वो आपकी बनी हुई है गोल्ड। कौन बनी हुई है? गोल्ड। और यह फिल्म आपकी 2016 में रिलीज हुई थी। ठीक है, और इस फिल्म का जो निर्देशन किया था वो किया था रीमा कगित ने। किसने किया था? रीमा कगित ने। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और इस क्वेश्चन पेपर का भी अंतिम प्रश्न, क्योंकि आपका जो जनरल अवेयरनेस का जो आपका पार्ट होता है इसमें कुल आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है महानदी और गोदावरी के डेल्टा मिट्टी से समृद्ध हैं। तो किस मिट्टी से समृद्ध है? तो वो आपके जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानदी का जो डेल्टा बनता है ये आपके उड़ीसा क्षेत्र में बनता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और महानदी जो है ये आपके सिहावा से निकलती हैं। ठीक है, जो कि सिहावा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आज के जो 25 क्वेश्चन थे
आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। आप लोगों को अगर डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अब लगातार आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम आप लोगों को करवाने वाले हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।